कहानी की शुरुआत में हमें एक ओसियम ट्रेडिंग नाम की कंपनी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहां एक बंदा घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। उसके सामने एक गोल्फ क्लब लेकर खड़ा बंदा बोलने लगा कि मैं तुम्हारी बात से काफी सरप्राइज्ड हुआ था दोगी। तुम जो कि मेरे राइट हैंड बंदे हो, वो चेयरमैन की पर्सनल हिट स्क्वाड द वाइल्ड डॉग्स को ज्वाइन कर रहे हो। दरअसल इस बंदे का नाम पार्क चांगदोंग है और ये ओसियम ट्रेडिंग का वाइस चेयरमैन होता है। सामने से दोगी ने उसे बॉस बुलाते हुए कहा कि आपका ऐसा सोचना कि मैं आपको धोखा दे सकता हूं, ये काफी बुरा फील हो रहा है। ये सुन पार्क ने बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दोगी अभी भी कुछ बोले जा रहा था। ये देख पार्क ने चिल्लाते हुए कहा कि अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इतना बोल उसने अपने हाथ में पकड़ा गोल्फ क्लब जोर से घुमा दिया, लेकिन उसने वो गोल्फ क्लब दोगी को नहीं बल्कि जमीन पे रखे गोल्फ बॉल को मारा होता है, जो कि सीधा जाकर दीवार पे लगे निशाने के बीचों बीच लगता है। ये देख दोगी तालियां बजाते हुए उसके शॉट की तारीफ करने लगा। पार्क ने भी उसे रुकने का इशारा करते हुए पूछा कि क्या मैंने वो ड्रिंक कुछ ज्यादा ही जोर से चीयर कर दी थी। दोगी ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो मेरे पूरे चेहरे पे लग गई। यहां पर हमें पता चलता है कि दोगी के चेहरे पे लगी वो लाल चीज खून नहीं बल्कि वाइन होती है। फिर पार्क ने दोगी से आगे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। द वाइल्ड डॉग्स में जाने के लिए तुम्हारे पास लुक्स और स्किल्स दोनों होने चाहिए। दोगी भी ये सुन बोलने लगा कि आप उस बारे में चिंता मत कीजिए, आप तो जानते ही हैं कि मैं सबसे ज्यादा हैंड्स। लेकिन तभी पार्क ने उसकी बात बीच में काटते हुए पूछा कि सबसे ज्यादा स्किल्ड, राइट? वैसे तुम क्या बोल रहे थे? दोगी ने भी अपने शब्द बदलते हुए बताया कि स्किल्ड किलर। फिर पार्क ने आगे कहा कि मुझे ये आइडिया उतना पसंद तो नहीं है, लेकिन ये बुरा भी नहीं है। जब तक चेयरमैन बिस्तर पे पड़े हुए हैं तब तक द वाइल्ड डॉग्स बिना मालिक के पपीज जैसे हैं। अगर तुम उनमें शामिल हो पाओ तो ये मेरे लिए काफी मददगार साबित होगा। उसकी बातें सुन दोगी सोचने लगा कि एक्चुअली मैं एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हूं जो कि गैंग का मेंबर होने का प्रिटेंड कर रहा है। 7 साल बाद आखिरकार अब जाकर मैं उन द वाइल्ड डॉग से क्लोज हो पाऊंगा। पार्क ने भी उसकी ऐसी नजर देख पूछा कि क्या तुम अपने बॉस को कुछ ज्यादा ही नहीं घूर रहे? दोगी ने मन ही मन उससे माफी मांगते हुए कहा कि ये तो मेरा पैशन उभर कर बाहर आ रहा था। फिर वो आगे बोलने लगा कि इस बंदे को तो ये भी नहीं पता कि मैं पिछले 7 साल से अपनी पहचान छिपाकर इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहा हूं और सारे लोगों को अरेस्ट करने का प्लान बना रहा हूं। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि मैं सिर्फ आपके प्रति ही लॉयल हूं बॉस। तभी उनके बीच सन्नाटा छा गया। दोगी को रियलाइज हुआ कि उसे जो बात मन में सोचनी चाहिए थी वो उसने मुंह से बोल दी थी, और जो बात मुंह से बोलनी थी उसे मन में कह दिया था। फिर हमें 15 साल बाद पुलिस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। वहां खड़ा एक बंदा स्क्रीन पे ब्रीफिंग देते हुए बोल रहा था कि ओसेयम ट्रेडिंग एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी का भेष पहनकर ऑपरेट करती है। वो ड्रग्स और मर्डर को मिलाकर कई सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व है। हमने 15 साल पहले हमारे एजेंट डोगी के मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन पे ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, लेकिन उस कंपनी के चेयरमैन सियोक के बीमार होकर बिस्तर पे पड़ने के बाद वाइस चेयरमैन पार्क, जिसके पास अब सारी पावर आ चुकी थी, उसके अत्याचार ने लाइन क्रॉस करना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुन सामने बैठे पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सीधा मुद्दे की बात पे आओ। ये सुन उस ब्रीफिंग देने वाले पुलिस वाले ने बताया कि हम अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू करने जा रहे हैं। हमारी खबरी से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चेयरमैन सियोक के पीछे एक द वाइल्ड डॉग्स नाम का प्राइवेट ग्रुप है। अगर हम इस वाइल्ड डॉग्स, चेयरमैन सियोक और वाइस चेयरमैन पार्क के बीच का कनेक्शन ढूंढ लें तो हम एक ही बार में ओसियम ट्रेडिंग को खत्म कर सकते हैं। ये सुन उस पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि क्या तुम लोग इस बारे में कॉन्फिडेंट हो? अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? सामने से उस पुलिस वाले बंदे ने पूछा कि हम सबके मारे जाने से ज्यादा और क्या ही होगा। ये सुन चेयर में बैठे पुलिस ऑफिसर ने आराम से बैठते हुए कहा कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम क्या है? वो पुलिस वाला भी ये सुन सोच में पड़ गया। फिर वो ऑपरेशन का नाम बताने जा ही रहा था कि कुछ बंदे जोर से वहां का दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गए। ये देख वो पुलिस वाला खुश होते हुए बोलने लगा कि इस ऑपरेशन के वॉलंटियर्स आ गए। उसने उन सारे बंदों को वेलकम किया। पीछे बैठा वो ऑफिसर अभी भी ऑपरेशन का नाम पूछ रहा था, लेकिन उस बंदे ने उसे इग्नोर करते हुए उन नए आए लोगों से पूछा कि तुम सबको तो पता ही होगा कि जो एजेंट्स पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या होता है, राइट? ये एक काफी खतरनाक और क्रिटिकल मिशन है, और साथ ही इसके लिए सिर्फ एक ही बंदे को लिया जाएगा, तो उसका डिसीजन करने से पहले सारे लोग अपना अपना रिजॉल्व बताओ। ये सुन एक बंदे ने बताया कि पार्क ने मेरे पपी को मार दिया था, इसलिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। दूसरे बंदे ने बताया कि मेरी मां के डिपॉजिट के पैसे चेयरमैन सियोक ने स्कैम कर लिए थे। किसी और बंदे ने बताया कि मेरे छोटे भाई को पार्क ने लूट लिया था। ऐसे ही सारे लोग एक से बढ़कर एक रिजॉल्व बताने लगे। कोई भागने में अच्छा था तो कोई स्ट्रीट पे गिरने की वजह से आया था। वहीं साइड में खड़ा अपना ब्लॉन्ड मेन कैरेक्टर उन सब की बातें सुन रहा था। वहां खड़े सारे लोग ये प्रूव करने में लगे हुए थे कि ओसेयम कंपनी से सबसे ज्यादा दर्द किसको झेलना पड़ा था। हमारे एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है।
उसने परेशान होते हुए मन ही मन कहा कि मैंने तो कभी इसके लिए वॉलंटियर किया भी नहीं था। मुझे तो लगा था कि मैंने किसी ऑफिस जॉब के लिए अप्लाई किया है। मुझे एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से पढ़ना चाहिए था। अब मैं समझा कि क्यों इस जॉब की फिजिकल फिटनेस टेस्ट उतनी ज्यादा मुश्किल थी। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए मैं निकल भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भी कुछ बोलना चाहिए? इतना सोच उसने हल्के से हंसते हुए पूछा कि क्या तुम्हें रिजॉल्व जानना है? मेरी तो माँ ही नहीं है। दरअसल एमसी की ये बात सच थी, लेकिन उसकी माँ के गुजरने में ओसेओम ट्रेडिंग का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसकी माँ वाली बात वहां खड़े सारे लोगों के दिल को हिट कर गई। वो लोग आपस में बातें करने लगे। एक बंदे ने उससे पूछा कि तो फिर तुम्हारे फादर का क्या? दूसरे बंदे ने उसे बेवकूफ बोलते हुए कहा कि माँ नहीं है तो बाप भी नहीं ही होगा ना। ये सुन किसी और ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब कि इसके दोनों पेरेंट्स को पार्क ने मार डाला था? इसका मतलब कि इसके पास तो खोने को कुछ भी नहीं है। तभी पीछे खड़े एक बंदे ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि भले ही तुम कितना ही फील्ड एजेंट बनना चाहते हो, लेकिन मैंने भी पार्क की वजह से अपने दोनों पेरेंट्स को गवाया है और 7 बार चाकू लगने से ऑलमोस्ट अपनी जान भी गवा ही दी थी। इतना बोल उसने अपनी टी शर्ट ऊपर कर दी। सारे लोग उसके लुक्स और पेट पे लगे चाकू के निशान देख भौंचक के रह गए। वो बोलने लगे कि ये पक्का मेन कैरेक्टर है। ये देख उस पुलिस वाले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा कि चलो बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। इस बंदे की ड्राइंग डिटेल्स देखकर ही तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये मेन कैरेक्टर है। इतना बोल उसने उस बंदे के पास जाकर उसे दुबिन बुलाते हुए फील्ड एजेंट बनने के लिए कंग्रेचुलेट किया। दुबिन ने वैसे ही पोज में खड़े रहते हुए उसे थैंक यू बोला। ये देख उस पुलिस वाले ने कहा कि अब बहुत हो गया, तुम अपनी टी शर्ट नीचे कर सकते हो। वहीं उस पहले वाले पुलिस ऑफिसर ने फिर से उससे ऑपरेशन का नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे ने उसे फिर से इग्नोर करते हुए सारे लोगों से कहा कि तुम बाकी के लोग भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हो। तुम लोग बिहाइंड द सीन्स एजेंट दुबिन को सपोर्ट करोगे। ये सुन हमारे एमसी ने कूल बनने का नाटक करते हुए कहा कि ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन मुझे दुबिन जैसे बंदे को एक्नॉलेज करना ही होगा। लेकिन मन ही मन वो एजेंट ना बनने पे गॉड को थैंक यू बोल रहा था। तभी दुबिन ने उसके पास आते हुए उसे आवाज लगाई। वो हाथ आगे बढ़ाकर उससे बोलने लगा कि मैं तुम्हारी स्टोरी भूलूंगा नहीं। मैं तुम्हारे लिए भी ओसेयम ट्रेडिंग से लड़ूंगा क्योंकि तुम सेम सिचुएशन में हो। एमसी ने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं काफी मेहनत से तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मन ही मन कहा कि लेकिन सिर्फ एक ऑफिस स्टाफ के तौर पे। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा ब्लॉन्ड एमसी जिसने सोचा था कि उसे एजेंट के तौर पे काफी मुश्किल झेलनी पड़ेगी, वो ऑफिस स्टाफ बनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो खुश होते हुए ऑफिस में एंटर हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने दुबिन को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी फोटो रखी हुई थी। ये देख उसके होश उड़ गए। उस पुलिस वाले ने रोते हुए उसे बताया कि दुबिन के एजेंट होने की बात को पकड़ लिया गया था। उसने मरने से पहले अपनी विरासत में तुम्हारा नाम लिखा था। उसने कहा था कि वो जिस सशामी नाइफ को यूज करता था वो तुम्हें पास ऑन किया जाए, और ऐसे ही एमसी को उसके मरे हुए कॉलीग का हथियार दे दिया गया। उस बंदे ने एमसी से आगे कहा कि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। फील्ड एजेंट बनने के लिए कंग्रेचुलेशंस जेक। ये सुन जेक मन ही मन बोलने लगा कि मुझे माँ की याद आ रही है। इसके बाद कुछ वक्त बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई द वाइल्ड डॉग्स के बारे में बात कर रहा था। वो पुलिस वाला अपने सामने बैठी लेडी को बता रहा था कि 15 साल पहले हमारे कोड नेम दोगी से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक द वाइल्ड डॉग्स डायरेक्टली चेयरमैन सियोक के अंडर काम करते हैं और बाकी किसी के भी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते। ये सुन वो लेडी पूछने लगी कि लेकिन हमने तो उन बंदों पे इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दिया था ना, क्योंकि वो काफी ज्यादा छिपे हुए थे। सामने से उस बंदे ने बताया कि इस बार सिचुएशन अलग है। वाइस चेयरमैन पार्क के उन वाइल्ड डॉग्स को जैसे चाहे वैसे यूज करने की वजह से वो लोग और ज्यादा एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। वो असैसिनेशन की रिक्वेस्ट हैंडल करके काफी सारे पैसे कमा रहा है, और यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस बात का सबूत ढूंढ ले कि पार्क ने ही दुबिन के मर्डर का ऑर्डर दिया था, तो हम उन सबको जेल में डाल सकते हैं। ये सुन सामने से उस लेडी ने कहा कि लेकिन ऐसा तभी होगा जब हमारा सिलेक्ट किया हुआ एजेंट द वाइल्ड डॉग्स को अप्रोच करने में सक्सेसफुल हो। क्या उसका कोड नेम जेक था? पुलिस वाले ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि जेक का रिकॉर्ड भी दुबिन से कुछ कम नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो उसकी स्किल्स दुबिन से भी सुपीरियर हो सकती है। अगर वो बंदा काम अच्छे से कर ले तो हम इस बार सक्सेसफुल हो सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेक उन लोगों के सामने बैठा जॉब छोड़ने की बात कर रहा था। ये सुन वहां कमरे में सन्नाटा छा गया। उस पुलिस वाले और लेडी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि अब हमारे लग गए। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लेडी गुस्से से बोल रही थी कि तुम तो एजेंट बनने के लिए पैशन से पूरे भरे हुए थे, तो अब अचानक से तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? यहां तक कि वो बंदा जिसकी माँ को पार्क ने स्कैम किया था और वो बंदा जिसकी लाइन को पार्क ने बीच में काटा था, वो दोनों भी तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या तुमने भी अपने पेरेंट्स को पार्क की वजह से नहीं खोया था? ये सुन जेक रोते हुए मन ही मन बोलने लगा कि मैं उस वक्त एम्बेरस्ड था,
इसलिए मैंने कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया था। दरअसल जेक के वाकई में पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन उसका ओसियम या पार्क से कोई लेना देना नहीं था। इतना सोच उसने सच बताते हुए कहा कि मेरे पेरेंट्स पार्क की वजह से नहीं मरे थे और ओरिजिनली मेरा भी ऑफिस जॉब के अलावा एजेंट बनने का कोई इरादा नहीं था। ये सुन सामने बैठी लेडी उसे बताने लगी कि तुम इस साल के सारे एजेंट एप्लीकेंट्स में टॉप पे हो। अगर तुम्हारा गोल ऑफिस जॉब ही था तो फिर तुमने एजेंट बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हारे पास कोई और रीजन भी है, राइट? ये सुन जेक सीरियस होकर सोच में पड़ गया। उसने बताया कि मेरे पेरेंट्स इसलिए गुजर गए थे क्योंकि वो फील्ड वर्कर्स थे। इसके बाद हमें जैक के पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां वो बचपन में खिलौने के एक्सकवेटर से खेलते हुए काफी खुश हो रहा था। वो यहाँ वहां भागते हुए अपनी माँ से खाने में फिश बनाने को बोल रहा था। फिर उसने अपनी माँ के पास जाकर एक्साइटेड होते हुए कहा कि मैं आपकी तरह ही कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सुपर कूल एक्सकवेटर ऑपरेटर बनना चाहता हूँ। ये सुन उसकी माँ सीरियस हो गई। उसने तुरंत ही जेक के हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए उसे मना कर दिया। वो जेक से बोलने लगी कि क्या तुम्हें पता भी है कि फील्ड वर्क कितना खतरनाक होता है? वो हर पल जिंदगी और मौत के बीच का बैटल होता है। अगर तुम अपने फादर की तरह जीना नहीं चाहते तो तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करके एक ऐसी जॉब लेनी होगी जहां समर में ठंडी हो और विंटर में गर्मी हो। सिविल सर्वेंट, ऑफिस वर्कर, अकाउंटेंट, डेवलपर, लॉयर या टीचर, कुछ भी। क्या तुम माँ को यह प्रॉमिस कर सकते हो? ये सुन जेक ने डरते हुए पूछा कि माँ क्या हो गया? सामने से उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे जवाब दो कि तुम कभी फील्ड वर्क नहीं करोगे। जेक ने भी रोते हुए उनकी बात मानकर कहा कि मैं वैसा काम कभी भी नहीं करूंगा। ये सुन उसकी माँ गहरी सांस छोड़कर वहां से जाते हुए बोलने लगी कि आखिर तुम किस पर गए हो? और यही थे उसके आखिरी शब्द। उस दिन वो एक एक्सीडेंट में एक्सकवेटर के नीचे दबकर मर गई। इसके 2 साल बाद उसके फादर भी फील्ड वर्क में लगी चोटों की वजह से गुजर गए। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां जेक उस लेडी से बोल रहा था कि तब जाकर मुझे समझ आया कि मेरी माँ ने मुझसे वो बातें क्यों बोली थी, इसलिए मुझे एक ऑफिस जॉब लेनी ही होगी। ये सुन उस लेडी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि ऐसी स्टोरीज तुम्हें हर गली में मिल जाएगी। अब चूंकि तुम एक एजेंट बन चुके हो तो तुम्हें बिठाए रखना, मेरी ड्यूटीज में नेग्लिजेंस होगा। क्या तुम्हें यह लगा था कि मैं ऐसी मामूली स्टोरी सुनकर तुम्हें फील्ड वर्क पे नहीं भेजूंगी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत फहमी में हो। लेकिन उस लेडी के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और ही बता रहे थे। जेक की स्टोरी सुन उसकी आंख और नाक से पानी बहे जा रहा था। फिर उसने खुद को संभालते हुए बोलना शुरू किया कि खैर, सिस्टम ऐसे ही काम करती है। अगर तुम इस मिशन को ना करो तो भी तुम्हें किसी दूसरे मिशन को असाइन कर दिया जाएगा। ये सुन जेक परेशान होकर बोलने लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी। सामने से उस लेडी ने कहा कि इस सिचुएशन से भागने की जगह मेरी बात आखिर तक सुनो। मैं तुम्हें एक कंडीशन दूंगी। अगर तुम इस इन्वेस्टिगेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लो तो मैं तुम्हें तुरंत ही ऑफिस पोजीशन पे ट्रांसफर करवा दूंगी। ये सुन जेक सरप्राइज हो गया। उसने अभी भी काम को टालने की कोशिश करते हुए बताया कि फिर भी अगर हो सके तो मैं अभी के अभी ऑफिस जॉब में ट्रांसफर होना प्रेफर करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? सामने से उस लेडी ने बताया कि तुम्हारी सैलरी फ्रीज कर दी जाएगी। जेक भी ये सुन उसकी ऑफर को कूल एक्ट करते हुए ठुकराना चाहता था, लेकिन वो इतनी अच्छी ऑफर से अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। उस लेडी ने आगे बताया कि मिशन कंप्लीट करके ऑफिस जॉब पे ट्रांसफर होने के बाद भी तुम्हारी सैलरी फील्ड एजेंट के रेट पे ही फिक्स रहेगी। तुम्हें तो पता ही होगा कि दोनों की सैलरी में कितना बड़ा फर्क है, राइट? तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अंडरकवर का काम लेकर एक लेजेंड बन के बाद में कंफर्टेबल पोजीशन पे मूव होना चाहोगे, या फिर क्या तुम लंबे वक्त तक मुश्किल फील्ड वर्क करके अपने हाथ और शरीर पसीने और गंदगी से खराब करना चाहोगे? जेक भी उसकी बात सुन थोड़ा परेशान हो गया। वो लेडी उसके जवाब का ही इंतजार कर रही थी। तभी जेक ने खड़े होकर चिल्लाते हुए बताया कि मैं अंडरकवर एजेंट बनने के लिए तैयार हूं। ये सुन उस लेडी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि ऐसी कंडीशन के साथ तुम इसे मना नहीं कर सकते। इतना सोच उसने जेक के डिसीजन की तारीफ की। फिर वो जेक को देखकर मन ही मन बोलने लगी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एजेंट के एप्लीकेंट्स काफी सारे होने की वजह से मैं किसी और को भी पिक कर सकती हूं तो तुम गलत हो। मैं 15 साल इंतजार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे परफेक्ट टैलेंट को जाने नहीं दे सकती, और ऊपर से ये लड़का मुझे उस बंदे की भी याद दिलाता है। इतना सोच उसने खड़े होते हुए कहा कि अब चूंकि हम साथ में काम कर रहे होंगे तो चलो खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मेरा नाम है टीम लीडर शीम और मैं टीम हार्ट की टीम लीडर हूं। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। जेक उसका इतना सारा टीम शीम सुनकर कंफ्यूज हो गया। फिर उसने भी पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी टीम लीडर शीम के हार्ट लीडर। ये सुन वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। लीडर शीम का हार्ट सोचने लगा कि क्या यह मुझसे बात कर रहा है। लीडर शीम ने भी ये सुन गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि तुम वाकई में एक अलग ही चीज हो। वो मन ही मन रोते हुए पूछने लगी कि आखिर तुम एक एजेंट कैसे बन गए?
इसके बाद सीन किसी अनजान जगह पे शिफ्ट होता है जहां किसी सैरिन नाम की लड़की का फोन बज उठा। उसके कॉल उठाने पे सामने से लीडर शीम ने बताया कि मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैंने नए एजेंट को डॉर्म पे भेज दिया है। ये सुन सैरिन ने पूछा कि क्या वाकई में? वैसे वो कितने बजे आ रहा है? शीम ने बताया कि 5 बजे। मैं मीटिंग खत्म होते ही वहां आ जाऊंगी, इसलिए तब तक तुम लोग उससे पहले मिलकर बात कर लेना। ये सुन सैरिन खुश होते हुए बोलने लगी कि ये वही एजेंट है जिसका ये पहला ऑपरेशन है, राइट? मैं टीचर से उसके लिए वो वाली वेलकम केक बनाने को बोलूंगी। उसकी बात सुन शीम ने पूछा कि क्या वो अभी भी उस हॉबी को फॉलो कर रहा है? सेरिन ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वैसे विजुअल्स देखकर नया एजेंट उस वेलकम ग्रीटिंग को कभी भी नहीं भूलेगा। शीम ने भी उसे जो चाहे करने को बोला। सेरिन ने भी उसे बाद में मिलने को बोल कॉल काट दिया। फिर वो ईविल एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराते हुए बोलने लगी कि हमें जल्द ही वेलकम की तैयारी करनी होगी। उसके पीछे खड़े बंदे ने भी ईविल तरीके से कहा कि हमें जल्दी करना होगा। उसे देख सेरिन चौंक गई। वो इरिटेट होकर बोलने लगी कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऐसे अचानक से अजीब चेहरा बनाकर मेरे पीछे मत आया करो। उस बंदे ने भी सेरिन से माफी मांगते हुए कहा कि लेकिन सबसे ज्यादा अजीब चेहरा तो तुम बना रही थी। दरअसल यही वो टीचर नाम का बंदा था। फिर सेरिन उसे वहां से ले जाते हुए बोलने लगी कि अगर तुमने सब कुछ सुन लिया है तो जल्दी से तैयारी करो, वो न्यूबी जल्द ही आता होगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और जेक अपने सामान के साथ वहां पहुंच जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं उन सीनियर एजेंट से मिलने जा रहा हूं जो मुझे इस ऑपरेशन में मदद करेंगे। वैसे मैं नर्वस नहीं हूं। मैं इतना ज्यादा नर्वस नहीं था कि मैं पूरे 2 घंटे जल्दी आ गया। फिर उसे शीम की बात याद आई जो उससे बोल रही थी कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों ही अच्छे बच्चे हैं। वो नए टीम मेंबर के आने से काफी एक्साइटेड होंगे। ये सब याद करते हुए उसने सोचा कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे इंसान हैं, इसीलिए मुझे अपनी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी बनानी होगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो मेरे जैसे स्ट्रांग बंदे को कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोग मेरे न्यूबी होने की वजह से इस बात को ओवरलुक कर देते हैं। दरअसल जेक की ये बात सही थी। एजेंट बनने के प्रोसेस के दौरान उसका मरने का रेट 2% और ट्रेनिंग कंप्लीशन रेट 15% था। साथ ही वो फाइनल सिलेक्शन कंपटीशन रेट जो कि सिर्फ 11% था उनमें शामिल था, और उसने सारी फिजिकल टेस्ट्स और ट्रेनिंग एग्जाम्स पूरे क्लास में टॉप पे आकर कंप्लीट की थी। वो बेशक एक टॉप एजेंट था। ये सब सोच जेक ने मन ही मन कहा कि भले ही तुम कितने ही टॉप एजेंट हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन से ही डिसाइड होता है कि तुम आसान शिकार हो या नहीं। अगर तुम आसान शिकार हो तो तुम्हें घटिया वेलकम मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी हो तो तुम्हें रिस्पेक्टफुल वेलकम मिलेगा। मेरा गोल है रिस्पेक्टफुल वेलकम, इसलिए मैं स्ट्रांग एंट्री मारूंगा। इतना सोच उसने मुस्कुराकर जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा कि अपने नए रिक्रूट को रिसीव करो। लेकिन तभी अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां सामने सेरिन हाथ में किसी का हार्ट लेकर खड़ी थी और टीचर नीचे बैठा लाश काट रहा था। ये देख थोड़ी देर के लिए तो उनके बीच सन्नाटा छा गया। फिर टीचर और सेरिन मुस्कुराते हुए उसे वेलकम करने लगे। ये देख जेक, जिसके की होश उड़ चुके थे, उसने मन ही मन कहा कि मुझे घटिया वेलकम मिला है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सेरिन और टीचर ने जेक को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी थी। उनकी बात सुन जेक ने पूछा कि तो क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम लोग एक वेलकम पार्टी की तैयारी कर रहे थे? सेरिन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि केक एक्सप्लोड हो गई थी, इसीलिए हम सफाई कर रहे थे। टीचर ने भी कहा कि अगर मुझे पता होता कि तुम 2 घंटे जल्दी आ जाओगे तो मैं उसे पहले ही बना देता। मुझे देखकर ऐसा लगता तो नहीं होगा, लेकिन बेकिंग करना मेरी हॉबी है। सेरिन ने भी मुस्कुराते हुए बताया कि यह दिखने में बुरी लग सकती है, लेकिन उसका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है। ये सुन जेक बोलने लगा कि मैं कमरे के बीच पड़ी लाश से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वैसे वो केक कहाँ है? टीचर ने प्राउड होते हुए उंगली से एक और इशारा कर दिया। सेरिन ने भी वहां पड़ी लाश देख पूछा कि क्या तुम केक की बात कर रहे हो? ये सुन जेक के पास बोलने को कोई शब्द नहीं बचे थे। तभी सेरिन ऊप्स बोलकर कहने लगी कि हम अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गए। जेक ने कहा कि ऐसे ऊप्स करके बात बदलने की कोशिश मत करो। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यह किस तरह का केक है? सेरिन ने उससे वो चीज इग्नोर करने को कहा। फिर वो बोलने लगी कि मेरा नाम सेरिन है और मैं फील्ड सपोर्ट हूं। दरअसल इसका कोड नेम सेरिन होता है और उसे कुछ बार सेटन बरीम नाम से भी बुलाया जाता है। वो टीम हार्ट की मेंबर है और उसकी हॉबी है एक्सरसाइज करना। 11 साल पहले उसने अपने पहले मिशन प्रोजेक्ट ऑर्गन टैलेंट शो में हिस्सा लिया था, जिसके तहत उसे जानबूझकर ऑर्गन्स की तस्करी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को बेच दिया गया था। सेरिन एक लेजेंडरी एजेंट है जिसने ऑलमोस्ट अकेले ही उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को खत्म करके केस क्लोज कर दिया था। फिर टीचर ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि मैं एक इंटेलिजेंस एजेंट हूं। दरअसल इसका कोड नेम टीचर होता है और उसे कई बार हॉक आई नाम से भी बुलाया जाता है। टीचर भी टीम हार्ट का मेंबर है और उसकी हॉबी है खाना बनाना। वो एक हैकर है जिसने प्रोजेक्ट ऑर्गन टैलेंट शो के दौरान सेरिन की मदद की थी और एनिमी के हेडक्वार्टर्स को न्यूट्रलाइज किया था।
वो जब मिडिल स्कूल में था तब उसने एक फेमस एजेंसी को हैक कर लिया था और फिर वो स्काउट किया जाने वाला सबसे यंगेस्ट एजेंट बन गया। ये सब सुन जेक ने इंप्रेस होते हुए कहा कि आप लोगों से मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। फिर वो मन ही मन बोलने लगा कि सेरिन और टीचर का नाम एजेंट बनने वाले एस्पिरेंट्स के बीच काफ़ी फेमस है। इनके मिशन रिकॉर्ड्स को ट्रेनिंग मटेरियल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर उसे याद आया कि ये दोनों तो एकदम बेरहम तबाही मचाने वाले लोग थे। फिर सेरिन ने आगे कहा कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जानती हूँ। तुम्हारा नाम जेक है, तुम 26 साल के हो और तुम्हारा अप्लाई करने का रीज़न है कि तुम्हारी माँ नहीं है। एक फ्रेश न्यूबी जिसने हाल ही में एजेंट की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और मैंने सुना है कि ये तुम्हारा पहला मिशन है। हमारी टीम तुम्हारे जैसे कमज़ोर शिकारों के लिए ही एग्जिस्ट करती है। हम तुम्हें फुली सपोर्ट करेंगे ताकि तुम अपने से पहले वाले बंदे की तरह मर ना जाओ। जेक भी खुद को कमज़ोर शिकार बुलाए जाने पर मुस्कुराकर रह गया। टीचर ने कहा कि लेकिन चूंकि तुम्हें अपना पहला मिशन ही इतना मुश्किल मिला है तो तुम ज़रूर काफ़ी स्किल्ड होंगे। सैरन भी हंसते हुए उसे टीम हार्ट में वेलकम करने लगी। जेक को भी उसकी बात दिल को छू गई। उसने उनसे अपना ख्याल रखने को कहा। फिर टीचर ने आगे कहा कि तो चलो, जब तक लीडरशिप आती है तब तक हम थोड़ी केक खा लेते हैं। जेक ने वो थाली में रखा हार्ट देख तुरंत ही मना कर दिया। सैरन ने उसे काटते हुए कहा कि ज़रा ट्राई करके तो देखो, ये फ्रेश होने पे काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी होता है। इतना बोल वो जेक को केक खिलाने लगे। लेकिन जेक को इस बात से राहत थी कि उसके सीनियर्स अच्छे इंसान थे। तभी लीडरशिप ने वहां आते हुए पूछा कि क्या सारे लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन अपने सामने का नज़ारा देख वो भौचक्की की रह गई। वो परेशान होकर चिल्लाते हुए पूछने लगी कि तुम लोग ये न्यूबी के साथ क्या कर रहे हो। टीचर ने बताया कि हम तो वेलकम ग्रीटिंग दे रहे हैं। जेक ने भी बताया कि मैं अभी जिंदा हूं। वहीं सेरिन हंसे जा रही थी। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लीडरशिप उन लोगों को मिशन के बारे में बता रही थी। वो बोल रही थी कि तुम सब तो जानते ही होंगे कि हमारा मिशन है किलर ग्रुप द वाइल्ड डॉग्स को अनकवर करना और पार्क को अरेस्ट करना। टीचर ने भी ये सुन हाँ में सिर हिला दिया। ये देख जेक ने फुसफुसाते हुए उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये पता था। टीचर ने बताया कि मुझे भी अभी पता चला है। ये सुन जेक उसे देखता रह गया। वहीं शीम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि ऐसा करने के लिए हमें ओसियम ट्रेडिंग कंपनी के असली पावर यानी कि पार्क को अप्रोच करना ही होगा और इस काम के लिए ही जेक तुम्हें ये रोल दिया गया है। तभी जेक ने कहा कि मेरा एक सवाल है। मैं जानता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन क्या कुछ और एजेंट्स नहीं थे जिन्होंने पहले ही पार्क को अप्रोच कर रखा हो। सामने से शीम ने बताया कि वैसे एजेंट्स काफी सारे थे। ये सुन जेक को राहत हुई। तभी शीम ने बताया कि लेकिन पार्क ने उन सबको मार डाला। ये सुन वो सब चौंक गए। शीम ने गहरी सांस छोड़ते हुए आगे बताया कि पास्ट में कई एजेंट्स ढूंढ लिए गए और उन्होंने अपनी जान गंवाई। मेरे खुद के टीम मेंबर्स भी इससे बच नहीं पाए थे। हालांकि कुछ एजेंट्स अभी भी उनमें मौजूद हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो कितने हैं और कौन है, क्योंकि अगर एजेंट्स एक दूसरे को जानते हो और उनमें से एक भी पकड़ा जाए तो। जेक ने मन ही मन उसकी बात पूरी करते हुए कहा कि तो वो बाकी लोगों की जान भी दांव पे लगा देंगे। इतना सोच वो कांप गया। ये देख शीम ने पूछा कि क्या तुम अभी से एक्साइटेड हो रहे हो। लेकिन फिर उसने जेक के चेहरे के एक्सप्रेशन देख कहा कि लगता है ऐसा नहीं है। उसने आगे कहा कि तुम डरो मत। तुम एक एलीट एजेंट हो जिसे मैंने पर्सनली सिलेक्ट किया है और तुम्हारे पास एक इंटरपर्सनल कॉम्बैट स्पेशलिस्ट और एक लेजेंडरी इंटेलिजेंस एजेंट भी मौजूद है और साथ ही एक वेटरन टीम लीडर भी जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को 15 सालों से चेस कर रही है। उसकी बातें सुन जेक सरप्राइज होकर सोचने लगा कि सिर्फ इस एक मिशन के लिए इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन भी एक अलग ही लेवल पे है। लेकिन ये अजीब है कि वो पार्क अब तक पकड़ा नहीं गया। लीडर शीम ने आगे कहा कि इस बार हम बिना किसी के मरे पार्क को पकड़ के ही रहेंगे। अपनी टीम पे ट्रस्ट रखो जेक। वहीं उसके पास खड़ी सैरिन मक्खी मारने में लगी हुई थी। टीचर भी उसके मक्खी मारने पे उसकी तारीफ कर रहा था। वहीं जेक मन ही मन सोचने लगा कि अब चूंकि मुझे इस मिशन को असाइन कर दिया गया है तो मुझे अपनी टीम पर पूरा ट्रस्ट करके अपना बेस्ट करना होगा। इतना सोच उसने डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि मुझे टीम हार्ट पर पूरा ट्रस्ट है। मुझे जल्दी से प्लान बताओ। शीम ने भी उसके डिटर्मिनेशन की तारीफ कर हंसते हुए बोलना शुरू किया कि प्लान काफी सिंपल है जेक, तुम्हें एक बंदूक की गोली खानी होगी। ये सुन जेक परेशान होकर चिल्लाते हुए बोलने लगा कि ऐसे प्लान के साथ तुम मुझसे टीम पे ट्रस्ट रखने को कैसे बोल सकती हो। सामने से शीन ने उसे प्लान समझाते हुए बताया कि अगले शनिवार द वाइल्ड डॉग्स का सबसे टॉप किलर के देश में वापस आ रहा है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पार्क उसे सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पार्टी रखने वाला है। ऐसा लग रहा है कि रिसेंट के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिजनेस की वजह से पार्क की जान को खतरा है, इसलिए शायद के एयरपोर्ट से सीधा पार्क के पास जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि के जो कि एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था वो पार्क के डिनर पार्टी पे इंतजार करने की बात सुन बोलने लगा कि वो तो मुझे लेने भी नहीं आया। क्या मेरा जाना जरूरी है। दरअसल यही बंदा के होता है जो कि द वाइल्ड डॉग्स का एस किलर है। वहीं सेरिन ने शीम से पूछा कि तो फिर हमें सिर्फ के को डिनर पार्टी की लोकेशन तक फॉलो करना होगा, राइट। शीम ने उसे हाँ में जवाब दिया।
ये सुन सेरिन ने पूछा कि लेकिन हम उतने बड़े एयरपोर्ट पे केई को कहाँ ढूंढेंगे? सामने से लीडर शीम ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम भूल गई? हमारा टीचर 1,000 आंखों वाला हॉक आई है। टीचर पूरे एयरपोर्ट को मॉनिटर करेगा और फिर चोक पॉइंट पे इंतजार कर रहे एजेंट को लोकेशन बता देगा। तभी जेक ने हाथ ऊपर करते हुए उसे रुकने को बोला। वो पूछने लगा कि लेकिन इस प्रोसेस का मेरा बंदूक की गोली खाने से क्या लेना देना? ये सुन शीम ने कहा कि तुम काफी इम्पेशेंट हो। मेरी बात आखिर तक सुनो। हमें डिनर की लोकेशन पता चलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी डिनर पार्टी लोकेशन पे वो केई और मियोंग नाम का बंदा बात कर रहे होते हैं। मियोंग ने केई को बताया कि बॉस तीसरी मंजिल पे है। वहीं सेरिन ऊपर खड़ी उन्हें ही देख रही थी। प्रेजेंट में शीम ने अपना प्लान बताते हुए कहा कि एक बार हमें लोकेशन मिल जाए तब सेरिन स्नाइपर राइफल के साथ ऐसी जगह पे एम्बुश सेट करेगी जहां से पूरा व्यू क्लियर हो। सेरिन ने भी छत पे पोजीशन लेते हुए बताया कि सेटअप कंप्लीट हो चुका है। वहीं नीचे खड़े केई और मियोंग बातें कर रहे थे। शीम ने अपना प्लान आगे बताते हुए कहा कि एक बार सेरिन का सेटअप कंप्लीट हो जाए तब जेक एक डिलीवरी बॉय का भेष पहनकर डिनर पार्टी की लोकेशन पे एंटर होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेक को डिलीवरी बॉय के कपड़ों में देख सेरिन और टीचर उसकी तारीफें करते हुए उसे कूल बोल रहे थे। वहीं प्रेजेंट में लीडर शीम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब जेक वहां पर एंटर होकर सेरिन को सिग्नल देगा तब सेरिन, लेकिन तभी जेक ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए पूछा कि क्या तब मुझे गोली मारी जाएगी? शीम ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि सेरिन उसे मिस कर देगी और गोली पार्क की ओर फायर करेगी। फिर पार्क को लगेगा कि उसे मारने कोई असैसिन आया है और उसी वक्त सेरिन फिर से गोली चलाएगी। तभी जेक ने फिर से उसकी बात बीच में काटते हुए पूछा कि क्या ये वाली गोली मुझे लगेगी? उसके ऐसे बार बार इंटरप्ट करने से शीम उस पर भड़क गई, लेकिन सेरिन और टीचर ने जेक को बचा लिया। टीचर ने जेक से कहा कि लीडर शीम के पास प्लान है, इसलिए तुम इंटरप्ट करना बंद करो। ये सुन जेक रोते हुए बोलने लगा कि तो फिर वो गोली तुम खा लो। फिर शीम ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि जेक के एंटर होने के बाद जब सेरिन फिर से गोली चलाएगी तब वो पार्क को एम करेगी और उसी वक्त तुम अपनी बॉडी से पार्क को शील्ड करके उसकी जगह वो गोली खुद खा लोगे। हालांकि ये दूसरी गोली एक लो पावर का फेक राउंड होगा। फिर भी हम तुम्हें इन केस एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाएंगे, लेकिन गोली लगने के बाद तुम प्रिटेंड करना कि तुम्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और पैरामेडिक्स को कॉल करना, और ऐसे ही तुम वो रखवाले बन जाओगे जिसने पार्क की जान बचाई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैक डिलीवरी बॉय बनकर पार्क की डिनर पार्टी लोकेशन पे पहुंच चुका था। ये देख सारे लोगों ने एक्साइटेड होकर एक साथ कहा कि ऑपरेशन स्टार्ट। जेक के और मियोंग के बीच से एक्सक्यूज मी बोलते हुए डिलीवरी देने के लिए आगे जाने लगा। तभी मियोंग ने उसे रोक लिया। उसने जेक से पूछा कि ये डिलीवरी कहाँ जा रही है? ये सुन जेक थोड़ा परेशान हो गया। मियोंग ने उससे फिर पूछा कि ये डिलीवरी कहाँ के लिए है? जेक मुंह बनाकर इरिटेट होने का नाटक करते हुए बोलने लगा कि डिलीवरी तो डिलीवरी होती है। तुम एक बिजी बंदे को ऐसे इनफॉर्मली क्यों पकड़ रहे हो? ये एक क्विक डिलीवरी है, इसलिए मुझे जल्दी से दूसरी जगहों पे भी जाना है। केई ने उसे बताया कि इस बिल्डिंग में हमारे अलावा कोई भी नहीं है और हमें डिलीवरी आने की कोई बात नहीं कही गई, तो अब पीछे हटो। ये सुन जेक बोलने लगा कि मेरे पास मत आओ, ये तो सिर्फ माला तांग है। उसकी बातें सुन मियोंग ने कहा कि तुम जरूर कुछ अजीब डिलीवर कर रहे हो। ये सुन जेक ने पूछा कि क्या तुम्हें माला तांग भी नहीं पता? उनकी इन्हीं सब बहस के बीच जेक अपने हाथ में पकड़ी वो थैली जानबूझकर छोड़ के नाटक करते हुए बोलने लगा कि मेरा हाथ मेंटल और फिजिकल वीकनेस की वजह से छूट गया। उस थैली के नीचे गिरने की वजह से उसमें भरा खाना बाहर निकल आया। उसे देख के ही बोलने लगा कि ये तो माला तांग है। मियोंग ने भी ये सुन पूछा कि अच्छा तो यही माला तांग है? तभी जेक अपना हेलमेट उतार कर गहरी सांस छोड़ने लगा। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उनसे कहा कि यह खाना बाहर एक कुत्ता है, उसे दे देना। मीट बॉल्स और बीन स्प्राउट्स रिमूव करना, मशरूम ऐड करना, वापस जाने में 20 मिनट और माला तांग फिर से बनाने में 20 मिनट। अगर ये डिलीवरी लेट हो गई तो अगली डिलीवरी भी लेट होगी। इससे लेट डिलीवरीज की वजह से स्टोर की रेटिंग्स कम हो जाएगी और कस्टमर्स भूखे रह जाएंगे। तुमने उन सबको मार दिया, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और स्टोर बैंकरप्ट हो जाएगी। ऑर्डर के कोई भी कॉल्स नहीं आएंगे और मैं अपनी बीमार माँ जो कि सिर्फ मेरा ही इंतजार करती है, उनके लिए दवाई भी नहीं खरीद पाऊंगा। ऐसे ही मेरे दिन गिरा हुआ माला तांग उठाकर उसे डिनर में खाते हुए रिपीट होते रहेंगे। इतना बोल वो जमीन पे घुटनों के बल गिरकर रोते हुए बोलने लगा कि मैं तो मेहनत करके जीना चाहता था, मैं तो सिर्फ खुश होना चाहता था। इतना बोल वो और ज्यादा रोने लगा। केई भी ये देख परेशान हो गया। मियोंग को भी गिल्टी फील हो रहा था। केई ने कहा कि ये उतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर वो खुद भी जेक के पास बैठकर रोते हुए उससे माफी मांगने लगा। उन्हें मॉनिटर कर रही शीम भी ये सब देख इमोशनल हो गई। तभी टीचर ने जेक की एक्टिंग से इंप्रेस होते हुए कहा कि सबको ऐसा ही लगेगा कि उसकी माँ वाकई में एग्जिस्ट करती है। वहीं दूसरी ओर केई ने जेक को कुछ पैसे देते हुए कहा कि इतने खाने के लिए इनफ रहेंगे। जेक ने भी उससे पैसे लेते हुए थैंक यू बोला। फिर उसने कहा कि लेकिन फिर भी मुझे कस्टमर से मिलकर माफी मांगनी होगी।
केई ने बताया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और अपनी माँ को कुछ अच्छा खाना खिलाओ। ये सुन सेरिन ने कहा कि लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जेक के पास अंदर जाने का कोई कारण नहीं बचेगा। शीम भी ईयरफोन के थ्रू बोलने लगी कि मुझे लगा ही था कि वो लोग असैसिनेशन के खतरे के चलते बाहर के लोगों से संभल कर रहेंगे, लेकिन क्या इस तरह से अप्रोच करना बेवकूफ़ी भरा था? सेरिन ने पूछा कि अब हम क्या करें टीम लीडर, क्या हमें प्लान बी के साथ जाना चाहिए? शीम ने बताया कि एक्चुअली वो ही बेटर रहेगा, हम प्लान बी पे स्विच कर रहे हैं। सेरिन ने भी उसे ठीक है कहा। वो प्लान बी याद कर बोलने लगी कि अगर एंट्री फेल हो जाए तो उनका ध्यान अंदर की तरफ डाइवर्ट करो। इतना बोल उसने तुरंत ही एक गोली चला दी, जो कि सीधा जाकर उस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की खिड़की पे लगी। ये देख वो सारे लोग चौंक गए। मियोंग बॉस पार्क के खतरे में होने की बात बोल भागते हुए अंदर जाने लगा। केई ने उसे रुकने को बोल कहा कि हमें यह ढूंढना होगा कि गोली कहां से आई है, लेकिन मियोंग उसकी बात सुने बिना ही अंदर भाग गया। ये देख केई भी उसके पीछे अंदर जाने लगा। तभी शीम ने जेक से अंदर जाने को बोल बताया कि प्लान हमारे डिस्कस किए मुताबिक ही प्रोसीड करेगा। जेक भी उसे ठीक है बोलकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। ये देख सेरिन ने अपनी गन तीसरी मंजिल की ओर करते हुए कहा कि अब मुझे सिर्फ पार्क को ढूंढकर उस पर निशाना लगाना है। इतना बोल वो पार्क को ढूंढने लगी। तभी कुछ देखकर वो चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वहां क्या चल रहा था। वहीं जेक तेजी से भागते हुए बिल्डिंग में ऊपर चढ़ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे तीसरी मंजिल पे जाना होगा। सबसे पहले मुझे अंदर जाकर पार्क को ढूंढना होगा और फिर तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां शीम बता रही थी कि फिर तुम ऐसे सेवियर बन जाओगे जिसने पार्क की जान बचाई है। सैरन भी जेक से बोलने लगी कि इस ऑपरेशन में हमारा कोऑर्डिनेशन काफी जरूरी है। तुम्हें और मुझे टारगेट की पक्की लोकेशन पता लगानी होगी। यह सुन जेक ने कहा कि तो फिर जब तुम निशाना लगा दो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें सिग्नल दे दूंगा। सैरन ने भी उसे ठीक है कहा। फिर जेक ने आगे पूछा कि लेकिन जस्ट इन केस क्या होगा अगर मैं टारगेट को आइडेंटिफाई ना कर पाऊं, तब मुझे क्या करना चाहिए? सैरन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। वहीं प्रेजेंट में जेक तीसरी मंजिल पे पहुंच चुका था। वो उस दरवाजे के अंदर से आ रही आवाजें सुन सोचने लगा कि सैरन की चलाई हुई गोली की वजह से यहां ऑलरेडी काफी हल्ला मचा हुआ है। इस दरवाजे को खोलते ही मुझे पार्क को आइडेंटिफाई करके सिग्नल चिल्लाना होगा। इतना सोच वो दरवाजा खोलकर तुरंत ही अंदर एंटर हो गया। वहां पर पार्क के बंदे उसे कवर करके बचाने की कोशिश कर रहे थे। जेक को सैरन की पास्ट में कही हुई बात याद आई कि तुम पार्क को आराम से पहचान लोगे क्योंकि वो चमकता है। वहीं प्रेजेंट में जेक ने देखा कि उसके सामने किसी टकले बंधे का सिर चमक रहा था, लेकिन वहां मौजूद सारे ही बंधे टकले थे। ये देख जेक के होश उड़ गए। वो परेशान होकर मन ही मन बोलने लगा कि यहां तो सब चमक रहे हैं। सैरन भी ये देख इरिटेट होकर चिल्ला रही थी कि आखिर सबऑर्डिनेट्स भी एक जैसे क्यों दिख रहे हैं। जेक को मॉनिटर कर रही शीम भी परेशान होकर पूछने लगी कि क्या पार्क को बचाने के लिए सबऑर्डिनेट्स ने भी अपने बाल कटवा लिए हैं। वहीं टीचर ने उनके टकले देख मजाक में कहा कि आखिरकार सोलर पावर जनरेटर का बिजनेस ऑसियम ट्रेडिंग तक भी पहुंच ही गया। ये सुन शीम ने उसके बाल नोच लिए। वहीं दूसरी ओर जैक परेशान होते हुए सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर ऐसा ही रहा तो सैरन को पता नहीं चलेगा कि गोली किसको मारनी है। शीम भी उससे पूछने लगी कि क्या तुम पार्क की कुछ आइडेंटिफाइंग इन्फो नहीं दे सकते? वहां पर टकले बंधे बहुत ही ज्यादा हैं। बाहर परेशान बैठी सैरन ने बताया कि जेक बोलकर इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता क्योंकि वो अभी एक्टिंग कर रहा है। शीम भी ये सुन परेशान हो गई। वहीं जेक सोच रहा था कि क्या इसका वाकई में कोई तरीका नहीं है? अगर मुझे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो मैं सैरन को दे सकूं तो काम हो जाएगा। मियोंग भी उसे डिलीवरी बॉय कहकर पहचानते हुए सरप्राइज हो गया। वहीं वो पार्क के टकले बंदे जेक से पूछने लगे कि तुम कौन हो? क्या अभी गोली तुमने ही चलाई थी? तभी केई ने ना में जवाब देते हुए बताया कि ये डिलीवरी बॉय हमारे साथ था, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया है। तभी उन टकले बंदों में से एक ने जेक को डिलीवरी बॉय बुलाते हुए कहा कि अभी यहाँ खतरा है और तुम्हें गोली लग सकती है। अगर तुम इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहते तो तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी जेक ने देखा कि उस बंदे के सनग्लासेस ब्रांडेड थे। ये देख वो नाटक करते हुए ऊंची आवाज में बोलने लगा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है? मैंने तो गोलियां चलने की आवाज भी सुनी। क्या तुम लोग एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हो? मैं पहली बार कोई गन फाइट देख रहा हूं, ये काफी कूल है। लगता है कि जिस बंदे ने अभी बात की वो बॉस है, राइट? जिस तरह से तुमने ब्रांडेड सनग्लासेस पहन रखे हैं वो पक्का तुम ही होंगे। उसकी बातें सुन सैरन पूछने लगी कि तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? जल्दी से वहां से बाहर निकलो। लेकिन तभी टीचर को कुछ रियलाइज हुआ। शीम ने भी खुश होते हुए कहा कि लगता है जेक ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। सैरन, जरा ध्यान से देखो। ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स ने सस्ते सनग्लासेस पहने हुए हैं, सिर्फ पार्क ने ही ब्रांडेड सनग्लासेस पहन रखे हैं। सैरन भी ये देख खुश होते हुए जेक की ऐसी डिटेल्स ढूंढने की एबिलिटी की तारीफ करने लगी।
जैक ने भी खुश होते हुए सोचा कि अगर ये अच्छे से हो गया तो मैं बिना गोली खाए ही पार्क का फेवर पा सकता हूं। इतना सोच वो पार्क की ओर भाग पड़ा। उसने पार्क के पास जाकर कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने एक मूवी में देखा है कि असैसिन्स आम नागरिक को शूट नहीं कर सकते, इसलिए मिस्टर पार्क आप मेरे पीछे छिप कर यहां से निकल जाइए। ये सुन उनके बीच सन्नाटा छा गया। शीम और टीचर ने अपना सिर पिट लिया। सेरिन भी पूरी तरह से हैरान थी। तभी किसी ने जेक के सिर पे बंदूक तान दी। केई ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछा कि तुम्हें बॉस का नाम कैसे पता। जेक भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। वहीं उसे मॉनिटर कर रही शीम परेशान होते हुए बोलने लगी कि हम मुसीबत में हैं। टीचर ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि इतनी बड़ी गलती का मतलब है कि हमें पूरे ऑपरेशन को अबॉर्ट करके जेक को इवैक्यूएट करना होगा, वरना वो वाकई में मर सकता है। वहीं के अभी भी कांप रहे जेक के सिर पे बंदूक ताने उससे जवाब मांग रहा था। तभी जेक ने कांपना बंद कर दिया। वो बोलने लगा कि ऐसे मेरी तरफ बंदूक तानना काफी बुरा है। केई ने भी उसे देख सोचा कि आखिर इस कमीने का कांपना बंद कैसे हो गया। लेकिन तभी जेक उस पर झपट पड़ा। उसने सीधा के के हाथ में पकड़ी बंदूक पे वार किया। उसने तुरंत ही के हाथ से छूटी बंदूक को पकड़ लिया। मियोंग भी उसे देख हैरान होते हुए सोचने लगा कि ये काफी तेज है। इसने के को एक ही बार में न्यूट्रलाइज कर दिया। तभी जेक ने उस बंदूक का मैग बाहर निकालते हुए कहा कि रिलैक्स करो, मैं यहां तुम्हारे बॉस को बचाने आया हूं। मियोंग ये सुन सरप्राइज होते हुए पूछने लगा कि तुम हो कौन। वहीं के अभी भी अपनी बंदूक छीनी जाने से हैरान था। जेक ने बताया कि मेरी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल पहले शुरू हुई थी और पार्क का नाम तो दुनिया में हर कोई जानता है। ये सुन वो बंदे काफी हैरान हो गए, लेकिन फिर तुरंत ही वो चैन की सांस लेकर मुस्कुराते हुए पूछने लगे कि अच्छा, तो तुम हम में से ही एक हो। वैसे तुम किस फैमिली से हो। जेक ने भी ये सुन मन ही मन पूछा कि तुमने मुझ पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लिया। फिर उसने बोलना शुरू किया कि मुझे इस दुनिया से हाथ साफ करे 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। ये सुन मियोंग ने कहा कि इसको तो लंबा वक्त नहीं हुआ। वहीं जेक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इसको काफी लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन मुझे याद है कि गवर्नमेंट के क्राइम के खिलाफ वॉर के बाद सिर्फ तुम ही वो थे जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉर्पोरेशन में बदल दिया। तुम ही वो हो जिसने इतनी सारी रोशनी के बीच खून और वॉर की अंधेरी दुनिया को लीड किया। मैं जब रुकी गैंग मेंबर था तब से ही तुम्हें एडमायर करता आ रहा हूं। पार्क और उसके बंदे भी जेक की बातें सुन रहे थे, लेकिन जेक की मक्खनबाजी पार्क पे अच्छे से काम कर रही थी। मियोंग भी ये देख परेशान हो गया। वहीं सेरिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। उसे मॉनिटर कर रही शीम ने कहा कि लगता है जेक इम्प्रोवाइजेशन कर रहा है। टीचर ने भी कहा कि एक गैंग मेंबर के पार्क का फैन होने वाला सेटअप वाकई में काम कर सकता है। पार्क ओसियोम कंपनी को 10 साल से भी लंबे वक्त से ग्रो करता आ रहा है, इसलिए प्रैक्टिकली वो एक हीरो है जिसने कई सारे गैंगस्टर्स के लिए जॉब क्रिएट की है। क्या ऐसा जेक की अच्छे से की गई रिसर्च की वजह से है? ये सेटअप काफी अच्छा है। सेरिन भी ये सुन बोलने लगी कि जेक ने पक्का ट्रेनिंग के दौरान एक्टिंग करना अच्छे से सीखा होगा। वहीं दूसरी ओर जेक ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि खैर, जब मैंने गन शॉट सुने तो मैं भागता हुआ आ गया और देखा कि ये तो तुम थे, इसलिए मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। ये सब बोलते हुए जेक काफी शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल फटे जा रहा था। वो पैनिक करते हुए सोचने लगा कि क्या मेरा झूठ कुछ ज्यादा ही हो गया। मियोंग ने भी के से कहा कि अगर सोचा जाए तो इस बंदे के आने के बाद गोलियां चलना वाकई में बंद हो गई है, लेकिन के अभी भी अपनी बंदूक छीने जाने के सदमे में था। मियोंग ने पार्क को बॉस बुलाते हुए कहा कि लगता है एक सिविलियन के यहां होने की वजह से दुश्मन कुछ कर नहीं पा रहा। लगता है कि यही यहां से निकलने का चांस है। पार्क ने भी उसकी बात सुन जेक से कहा कि मेरे फैन को अपनी ये अगली साइड दिखाना काफी बुरा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। सेरिन, शिम और टीचर भी सांस थामे उसे ही सुन रहे थे। तभी पार्क ने जेक से कहा कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं डिलीवरी बॉय, मुझे यहां से सेफली बाहर निकालो। ये सुन वो तीनों ही खुश होकर चिल्लाने लगे। जेक भी अपना प्लान काम करने पे खुश हो गया। शीम ने उससे कहा कि ऐसे ही वहां से बाहर निकल जाओ और बाद में पार्क के जाने के बाद हमारे तय किए हुए पिकअप पॉइंट पे आ जाना। सेरिन ने भी उसे ठीक है बोलते हुए कहा कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी जेक। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उन लोगों ने पार्क को सेफली उसकी गाड़ी तक पहुंचा दिया था। पार्क ने भी गाड़ी में बैठ जेक को थैंक यू बोलते हुए कहा कि अगर तुम ना होते तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाता। तुम्हारा नाम क्या है? जेक ने बताया कि जेक। ये सुन पार्क ने पूछा कि तो तुम्हारा नाम क्या है? जेक ने बताया कि जेक ही मेरा नाम है। दरअसल ये कंफ्यूजन इसलिए हुई थी क्योंकि कोरियन में इस नाम का मतलब होता है मैं दे रहा हूं। फिर पार्क अपना मोबाइल निकालकर कुछ बोलने लगा। उसने जेक को एक फोटो दिखाते हुए पूछा कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो? जेक ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा कि मैं नहीं जानता। ये सुन पार्क ने अपना फोन वापस लेते हुए कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसने केई से माफी मांगते हुए कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारे वेलकम बैक डिनर के लिए बुलाया और ये सब हो गया। केई ने उसे सर बुलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप सेफली घर पहुंच जाइए।
पार्क ने भी वहां से जाते हुए कहा कि हमारे मेहमान का अच्छे से ख्याल रखना। सारे लोगों ने सिर झुकाकर उसे गुड बाय बोला। वहीं जेक भी उसकी बात सुन कंफ्यूज हो गया। फिर पार्क के जाने के बाद केई ने पूछा कि तुम्हारा नाम जेक है, राइट? जेक ने उसे हाँ में जवाब दिया। सामने से केई बोलने लगा कि बॉस कुछ वक्त तक अपनी 20 साल पुरानी फोटो को ऑफिशियल प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे यूज करते थे। इस बिजनेस में सब जानते हैं कि पहले के वक्त बॉस का सिर बालों से भरा हुआ करता था। ये सुन जेक के दिमाग में हिट हुआ कि अभी कुछ देर पहले पार्क ने जो फोटो दिखाई थी वो उसकी खुद की ही थी। केई ने आगे कहा कि बॉस अभी एकदम अलग दिखते हैं। अगर तुम वाकई में बॉस के फैन होते तो इस बात का तो चांस ही नहीं है कि तुम्हें यह पता ना हो। लेकिन जिस हिसाब से तुम्हें उनका अपीयरेंस नहीं पता, उससे लगता है कि तुम हम में से एक नहीं हो। जेक भी ये सुन परेशान हो गया। तभी किसी ने उसके सिर पे ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जेक धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था और उसका सिर काफी दर्द कर रहा था। उसे हल्की सी रोशनी में दिखाई दिया कि उसके सामने 3 बंदे आपस में बातें कर रहे थे। वो अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा था। तभी किसी ने उसके मुंह पे लगा कपड़ा हटा दिया। ये देख जेक हैरान होकर सोचने लगा कि क्या मुझे किडनैप कर लिया गया था। तभी उसके सामने खड़े केई ने कहा कि अब चूंकि तुम होश में आ चुके हो तो हमें बताओ कि तुम्हारी कितनी बातें झूठ थीं। जेक उन्हें देख मन ही मन बोलने लगा कि ये बीच वाला बंदा द वाइल्ड डॉग्स का के है और उस पीछे खड़े बोल कट वाले बंदे को मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये तीनों ही द वाइल्ड डॉग्स के मेंबर्स हैं? केई ने आगे कहा कि हमने तुम्हारा सारा सामान छान लिया है। उसमें बुलेट प्रूफ वेस्ट और सशामी नाइफ भी शामिल था। ये सुन जेक थोड़ा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि मैं जस्ट इन केस दुबिन का हथियार लेकर आया था। अगर इन लोगों को पता हो कि वो चाकू दुबिन का है तो क्या मेरे पुलिस वाला होने की बात पकड़ी जा चुकी है? तभी केई उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या तुम एक किलर हो? ये सुन जेक कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वहां क्या चल रहा था। फिर वो अपने बाल उड़ाते हुए पूछने लगा कि कैसा किलर? इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि तो क्या इन लोगों को मैं पुलिस वाला नहीं बल्कि एक किलर लग रहा हूं? सामने से केई ने उसका वो दुबिन वाला चाकू दिखाते हुए कहा कि इसे देखकर लगता है कि तुम एक नाइफ विल्डर हो। ये सुन पीछे खड़ा वो बोलकट मुंह बनाते हुए पूछने लगा कि सशामी नाइफ? ये तो काफी ओल्ड फैशन्ड है। ये सुन उसके पास खड़े म्योंग ने कहा कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। ये चाकू मास्टर क्राफ्ट्समैन होचो सुरुदोई का है जो कि एक्स याकुजा मेंबर थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 10 ही सुरुदोई सीरीज के नाइव्स हैं और उन्हें यूज करना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि उसके नाम के मुताबिक ये काफी धारदार होता है। बोलकट को भी अब समझ आया कि उसका नाम सुरुदोई यानी कि शार्प क्यों था। मियोंग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि चाकू पे की गई मार्किंग से पता चलता है कि ये सीरीज का 10वां चाकू है। कहा जाता है कि ये वाला चाकू होचो सुरुदोई का मास्टरपीस था और इसके बाद उसने चाकू बनाना बंद कर दिया। पोलकट भी उसकी बात सुन सरप्राइज होते हुए बोलने लगा कि ये तो काफी पुराने ढंग का साउंड करता है, लेकिन इसके पास ऐसा इनक्रेडिबल चाकू होने से लगता है कि ये पक्का एक इलीट नाइफ फाइटर होगा। मियोंग ने भी उसकी बात से अग्री किया। वहीं जेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बकवास किए जा रहे थे। उसे फील हुआ कि जैसे उस पर अब एक अच्छा नाइफ फाइटर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो। वो मन ही मन दुबिन से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारे पास एक ऐसी चीज क्यों थी। फिर उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए सोचा कि जब तक इन लोगों को मेरे पुलिस वाला होने पे शक नहीं है तब तक मेरे पास सरवाइव करने का चांस है। मुझे एक किलर होने का प्रिटेंड करना होगा। मुझे जल्दी से कोई आइडिया सोचना होगा। अगर मैं एक किलर होता तो मैं किस तरह से एक्ट करता। ये सब सोचते हुए वो अपने ट्रेनी वाले दिन याद करने लगा। हमें दिखाया जाता है कि कोई इंस्ट्रक्टर एक बंदे को इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहा था कि स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट की एक्टिंग क्लास के लिए हमने एक एक्टिव एक्टर को हमारे इंस्ट्रक्टर के तौर पे इनवाइट किया है। वो सोंग नाम का एक्टर भी उन सबको ग्रीट करते हुए बोलने लगा कि इस देशभक्तों की जगह पे इनवाइट किया जाना मेरे लिए ऑनर की बात है। वहां बैठे सारे ट्रेनीज सोंग को देखकर एक्साइटेड हो गए। उस वक्त जेक और बाकियों को पता नहीं था कि सोंग फिलहाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अंडरकवर एक्टिव एजेंट था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सोंग की एक्टर होने वाली बात भी सिर्फ एक एक्टिंग ही थी। सोंग ने उन सबको बताना शुरू किया कि एक्टिंग में असलियत रिलैक्स होने से आती है। अगर तुम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करके कंफर्टेबल स्टेट मेंटेन करके खुद को इमर्स करो तो तुम सिर्फ किसी चीज की एक्टिंग नहीं बल्कि खुद वो चीज बन सकते हो। वहीं प्रेजेंट में जेक ने सोंग की वो रिलैक्स होने वाली मेथड यूज करना शुरू कर दिया। वो तुरंत ही पीठ के बल जमीन पे लेट गया। ये देख वो तीनों भी चौंक गए। बोलकट उसे देख बोलने लगा कि ये तो पत्थर से अंडे को मारने वाली बात हो गई। मियोंग ने उसे बताया कि कहावत उससे उल्टी होती है। वहीं जमीन पे लेटा जेक अपनी धड़कनों को फील कर रहा था। वो अपने बॉडी पार्ट्स स्टेबल करके ठंडी जमीन से अपने हार्ट रेट को लो कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि इस मेथड के लिए ऐसे बंधे होना परफेक्ट है। उसने फालतू की कंपकपाहट बंद करके अपनी बॉडी को रिलैक्स किया। ऐसे ही उसके अंदर का पुलिस वाला गायब हो गया और अब सिर्फ एक किलर ही बचा था।
ऐसा होते ही वो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। वो सारे लोग उसकी हरकतें देख रहे थे। जेक ने एक ही बार में रस्सी से बंधे अपने हाथ छुड़ा लिए। वो बोलने लगा कि मेरे इस रस्सी से छूट जाने के बाद भी इनका रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। तुम लोगों का शुरुआत से ही मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये सुन केई ने मना करते हुए पूछा कि भला हम एक ऐसे बंदे को क्यों ही छोड़ेंगे जिसने हमारे बॉस को मारने की कोशिश की। वहीं उसके पीछे खड़ा बोलकट जेक की परफॉर्मेंस से इंप्रेस हो रहा था। जेक ने बताया कि मुझे पार्क से नफरत नहीं है और ना ही मेरा उसे मारने का कोई इरादा है। और वैसे क्या मैंने उसकी जान नहीं बचाई थी? और वो गोली तो मैंने चलाई भी नहीं थी। इतना बोल वो मन ही मन सेरेन पे गुस्सा होने लगा। सामने से केई ने पूछा कि लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुमने पहले गोली चलाई हो और फिर उसे ना चलाने का प्रिटेंड करते हुए अप्रोच किया हो। ये सुन जेक ने पूछा कि भला एक किलर उस तरह से एफर्ट वेस्ट क्यों ही करेगा? तुम्हें तो ये अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि तुम भी एक किलर हो। ये सुन वो लोग सरप्राइज हो गए। केई ने पूछा कि तुम्हारा ऐसा सोचने की वजह क्या है? जेक ने बताया कि ये काफी सिंपल है। तुम टकले नहीं हो इसका मतलब कि तुम पार्क के चेले नहीं हो। पार्क के वाइल्ड डॉग्स कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिजनेस में फेमस है, राइट? मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए क्यूरियस था कि उनका लेवल कैसा है और क्या वो एक डिसेंट ग्रुप है या नहीं। साथ ही मैं उन्हें ज्वाइन भी करना चाहता था। ये सुन के उस पर हंसते हुए बोलने लगा कि ये काफी पैथेटिक है। वहीं बोलकट जेक की बातों का कुछ और ही मतलब निकालकर फालतू के सवाल किए जा रहा था। ये सुन मियोंग ने इरिटेट होकर उसे चुप रहने को बोला। वहीं केई जेक से पूछने लगा कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? द वाइल्ड डॉग्स को कोई ऐरा गैरा ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सुन जेक ने पूछा कि तो फिर तुम मुझे जिंदा क्यों रख रहे हो? के भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। उसका रिएक्शन देख जेक मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो सिचुएशन के हिसाब से ये बात ऐसे ही बोल दी थी, लेकिन इनका रिएक्शन देख लगता है कि मेरा गेस सही था। इन लोगों ने गलती से मुझे एक किलर समझ लिया है और मुझे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो इसे थोड़ा और पुश करते हैं। इतना सोच उसने के की ओर बढ़ते हुए पूछा कि क्या मैं गेस करूं? तुम मैं दुश्मन हूं या नहीं इस बात का पता लगाकर रिक्रूट करना चाहते हो? वैसा करने के लिए इस तरह का डरावना एटमॉस्फेयर जरूरी था। क्या तुम्हारे बॉस को मैं पसंद आ गया हूं? मियोंग भी ये सुन सोचने लगा कि यह बंदा न सिर्फ चालाक है बल्कि उसकी इंफॉर्मेशन एनालिसिस भी वाकई में टॉप नॉच है। के को जरूर काफी बुरा फील हो रहा होगा। वहीं जेक स्मग एक्सप्रेशन के साथ हंसते हुए मन ही मन बोलने लगा कि मैं क्रेजी हूं। अभी अभी मैंने जो डायलॉग मारा है वो काफी कैरिज्मेटिक किलर वाला था। इतना सोच उसने के से कहा कि लगता है तुम्हें यह बात पसंद नहीं आई। तभी के ने उसकी आंखों में उंगली डाल दी। जैक दर्द के मारे चिल्लाते हुए उसे कायर बोलने लगा। केई ने कहा कि यह मुझे गुस्सा दिला रहा है और मैं ऑलरेडी थका हुआ हूं। फिर उसने जैक का चाकू उसकी ओर वापस फेंकते हुए कहा कि अब इतना बहुत हो गया। तुम सही हो, बॉस को तुम वाकई में काफी पसंद आ गए हो। तुम्हारी चालाक एक्टिंग से लेकर वो गन स्किल्स सब कुछ। जेक ने भी मन ही मन सोचा कि वो वाकई में इंप्रेसिव तो था। तभी केई ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि लेकिन लीडर मैं हूं। इसका मतलब कि द वाइल्ड डॉग्स में कौन आएगा और कौन जाएगा ये मैं डिसाइड करता हूं। जेक भी उसकी बातें सुन डर गया। मियोंग ने भी सोचा कि चीजें हाथ से निकल रही हैं। वहीं केई ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरी नजरों में तुम क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। मैं एक गनमैन हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं स्पेशली चाकू यूज करूंगा। इसे एक पेनल्टी समझ लो। ये सुन जेक कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी खराब थी और कोरियन में पेनल्टी शब्द हैंडीकैप जैसा साउंड करता है। तभी उसके सामने खड़ा केई अपने हाथ में पकड़ा चाकू घुमाने लगा। उसने पोजीशन लेते हुए जेक से खुद पर हमला करने को बोला। ये देख जेक ने सोचा कि ये तो वाकई में पेनल्टी है। फिर वो मियोंग की उस चाकू को यूज करना डिफिकल्ट होने की बात याद कर सोचने लगा कि मुझे कुछ बेसिक डैगर टेक्निक्स तो आती है, लेकिन ये चाकू यूज करना मुश्किल है और मेरा ओपोनेंट एक ऐसा बंदा है जिसका काम ही लोगों को मारना है। भले ही मैंने एक किलर होने की एक्टिंग अच्छे से कर ली हो, लेकिन क्या मैं स्किल्स भी फेंक कर सकता हूं? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जेक और केई लड़ाई करने के लिए तैयार खड़े थे। बोलकट भी पॉपकॉर्न लिए उनके लड़ाई करने का इंतजार कर रहा था। फिर जेक को अपनी जगह से ना हिलता देख केई ने पूछा कि क्या तुम नहीं आओगे? तो चलो ठीक है। इसके अगले ही पल जेक को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने केई का चाकू दिखाई दिया, लेकिन उसने जैसे तैसे करके उसे डॉज कर लिया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये तो काफी तेज है। क्या ये मेरे गले को एम कर रहा है? मुझे खुद को डिफेंड करने की जरूरत है। तभी केई ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू नीचे की ओर घुमा दिया। उसने तुरंत ही जेक के पैरों पर हमला कर दिया। जेक भी उसकी ये ट्रिक देख भौचक्का रह गया, लेकिन तभी कुछ देखकर केई ने अपना हमला बीच में ही रोक दिया। वो सोचने लगा कि जेक तो डॉज करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। क्या इसने मेरे अगले मूव को प्रेडिक्ट कर लिया है? दरअसल केई ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि जहां वो हमला करने की सोच रहा था वहां ऑलरेडी जेक का चाकू पकड़ा हुआ हाथ था। लेकिन असल में इसकी वजह यह थी कि केई के काफी तेज होने की वजह से जेक को डॉज करने का टाइम ही नहीं मिला था। लेकिन केई को गलतफहमी हो गई कि जेक ने उसका मूव प्रेडिक्ट कर लिया था।
पास खड़ा मियोंग भी उन्हें देख बोलने लगा कि जेक ने केई का ऑब्वियस मूव आराम से पढ़ लिया। बोलकट ने भी पॉपकॉर्न खाते हुए कहा कि वो उतना केपेबल तो होना ही चाहिए, लेकिन ये दोनों काफी मेहनत से लड़ाई कर रहे हैं। मियोंग ने भी उसकी बात से अग्री किया। बोलकट ने कहा कि काश ये लोग काम पे भी इतनी मेहनत करते। वहीं जेक केई के हमलों से परेशान होते हुए सोच रहा था कि ऐसी असली कॉम्बैट सिचुएशन फेस करके मेरे हाथों से पसीना छूट रहा है। मुझे अपनी ट्रेनिंग में सीखी हुई स्किल्स अच्छे से यूज करनी पड़ेगी। ये सब सोचते हुए उसे अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आ गए। जेक ने ट्रेनिंग के दौरान 100 से भी ज्यादा ओपोनेंट्स को हराया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेक ओपोनेंट का गला काट कर बोल रहा था कि इसी के साथ 100 ओपोनेंट्स खत्म हुए। उसके पास खड़े बाकी ट्रेनीज भी ये देख हैरान रह गए। तभी उसका इंस्ट्रक्टर गुस्से से उसके बाल खींचते हुए बोलने लगा कि कमीने, तुमने इतने सारे डमीज बर्बाद क्यों कर दिए? क्या तुम्हें हम अमीर लगते हैं? दरअसल जेक ने जो 100 ओपोनेंट्स मारे थे वो असली इंसान नहीं बल्कि प्रैक्टिस डमीज थे। वहीं प्रेजेंट में जेक डिटर्मिनेशन के साथ सोच रहा था कि साथ ही मुझे नाइफ चलाना भी आता है। ये देख केई सोचने लगा कि क्या अब ये अटैक करने वाला है। उसके अगले ही पल उसे जेक अपने साइड से गुजरता हुआ महसूस हुआ। वो इतना तेज था कि केई उसे देख भी नहीं पाया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि जैक साइड से उसकी पीठ की ओर हमला कर रहा था। ये देख मियोंग हैरान होते हुए सोचने लगा कि आगे से पीठ पे हमला, ये तो इतना इम्पॉसिबल मूव है कि इसके बारे में तो मैं सोचता भी नहीं। आम इंसान की स्पीड से ये मूव एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। वहीं जेक भी केई को देख सोच रहा था कि मैंने इसे पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके हाथ से चाकू फिसल गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, और तभी उसने केई पे चाकू से हमला करने की जगह गलती से उसके सिर पे जोरदार टपली दे मारी। ये देख थोड़ी देर के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। मियोंग और बोलकट भी ये देख हैरान हो चुके थे। वहीं जेक को भी रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या कर दिया। वो परेशान होकर बात टालने की कोशिश करते हुए केई से बोलने लगा कि तुम्हारे बालों का टेक्सचर काफी अच्छा है। मियोंग और बोलकट भी उसकी बातें सुन एकदम हैरान थे। मियोंग सोचने लगा कि इसका चाकू वाला हमला ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गया था, तो फिर इसने चाकू छोड़ क्यों दिया? और ऊपर से उसने केई को काफी चिढ़ाने वाले ढंग से हिट किया है। क्या वो उसे उकसा रहा है? तभी केई इरिटेट होकर हंसने लगा। वो गालियां देते हुए हंसे जा रहा था। ये देख जेक परेशान हो गया। उसके पीछे खड़ा बोलकट उससे बोल रहा था कि मैं तुमसे जेलस हूं क्योंकि मैंने कभी केई के बालों को टच नहीं किया। जेक ने कहा कि तुम्हें इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। तभी केई गुस्से से हंसते हुए कुछ बोलने लगा। जेक ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सामने से केई ने इरिटेटेड एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत यूज करूं तो ठीक है। जेक भी ये सुन हैरान रह गया कि केई को फिर से गलतफहमी हो गई थी। वहीं उसके पीछे खड़े मियोंग और बोलकट उसके गूदे की तारीफ कर रहे थे। फिर जेक ने भी नीचे से अपना चाकू उठाकर एक्टिंग जारी रखते हुए कहा कि हाँ, मैं भी यही चाहता था। लेकिन मन ही मन वो रोते हुए केई से खुद को बख्श देने की भीख मांग रहा था। तभी केई ने उस पर फिर से हमला कर दिया। जेक काफी मुश्किल से खुद को डिफेंड कर रहा था। तभी केई के हमले से वो पीछे दीवार से जा टकराया। वो केई के सामने जमीन पे गिर पड़ा। ये देख केई ने रुककर उसे खड़े होने को बोला। जेक सोचने लगा कि आखिर ये मेरे खड़े होने का इंतजार क्यों कर रहा है। कुछ वक्त पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे मार ही डालेगा। इतना सोच उसने केई से पूछा कि क्या तुम्हें नॉर्मली बंदे स्काउट करने में इतना ज्यादा वक्त लगता है? केई ने उसे मना करते हुए बताया कि तुम्हारी स्किल्स को मैंने कब का असेस कर दिया है। तुम तो खुद का हथियार भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे। जेक ने भी मन ही मन उसकी बात से अग्री करते हुए सोचा कि मेरे ही हथियार से मुझे ज्यादा छोटे लग रही है। केई ने आगे कहा कि लगता है बॉस पार्क की काबिल लोगों को पहचानने की नजर कमजोर हो गई है। ये सुन वो तीनों ही याद करने लगे कि कैसे थोड़ी देर पहले उसने टपली खाई थी। फिर जेक ने अपना चाकू उसकी ओर करते हुए पूछा कि अगर ऐसा है तो तुमने फाइट इतनी लंबी खींचने की जगह मुझे मार क्यों नहीं दिया? बोलकट ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि इस फाइट को ऑलरेडी 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। मियोंग ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि इसमें यूजुअल से ज्यादा वक्त लग रहा है। इतना बोल वो सोचने लगा कि नॉर्मली जब ऐसा कुछ होता है तो केई एलिमिनेट किए जाने वाले बंदे को तुरंत ही मार डालता है, और अगर उसे कोई बंदा ठीक लगे तो वो फाइट को 5 मिनट में खत्म कर देता है। ये वाला ओपोनेंट उतना काबिल नहीं है और खुद के ही चाकू से इंजर्ड हो रहा है, लेकिन केई हथियारों के क्लैश के अलावा उसके नजदीक नहीं जा रहा। तभी कुछ याद कर वो चौंक गया। वहीं जेक भी केई से कुछ बोल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए केई से पूछा कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये सुन केई अपनी जगह पे ही रुक गया। जेक की बातें उसे गुस्सा दिला रही थीं। उसने इरिटेट होते हुए गुस्से से कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स को लंबी और अच्छी जिंदगी मिले। ये सुन जेक डर गया। वहीं मियोंग हैरान होकर मन ही मन केई से पूछने लगा कि क्या तुम बच्चे हो? बोलकट ने भी मुस्कुराते हुए सोचा कि केई दुश्मन को भी ब्लेसिंग्स दे रहा है। फिर उसने मियोंग से कहा कि इस बात का तो कोई चांस ही नहीं है कि केई किसी से डरे। ये सुन मियोंग ने बताया कि अभी केई को डर ओपोनेंट से नहीं लग रहा।
लंबे वक्त पहले उसने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि वो अपना हथियार 2 बार छीना जाने नहीं देगा। ये सुन बोलकट पूछने लगा कि लेकिन यूजुअली तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कभी भी छीना जाने नहीं दूंगा। लगता है वो खुद को कुछ मौके दे रहा है। मियोंग ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा कि जेक ने के का हथियार ऑलरेडी एक बार छीन लिया है। ये सुन बोलकट ने पूछा कि तो क्या इसका मतलब कि के ऐसा एक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपना चाकू छीना जाने का डर है। मियोंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि अगर के ने लापरवाही से अप्रोच किया और उसका हथियार फिर से छीन लिया गया तो उसका प्राइड सफर करेगा। वो उस घाव से कभी भी नहीं उभर पाएगा। वहीं के जिसने कि कुछ वक्त पहले जेक को ब्लेसिंग दी थी, वो मन ही मन बोल रहा था कि मैं इसे एक बहुत ही गंदी गाली देने वाला था, लेकिन मैंने उसे अच्छे से ब्लेसिंग के तौर पे रैप अप कर दिया। मुझे शांत होना होगा। मेरी बंदूक छिना जाना एक एक्सीडेंट था, वो एक नेचुरल डिजास्टर था, वो ऊपर वाले की इच्छा थी। फिर उसने अपने चाकू को कसकर पकड़ते हुए सोचा कि ऐसी ग्रिप के साथ जैक इसे छीन नहीं सकता। अगर तुम ट्रेन जितने तेज हो तो अपना वो छीनने वाला मूव फिर से ट्राई करके देखो, क्योंकि मैं एक एयरप्लेन हूं। इतना सोच वो तुरंत ही जेक पे झपट पड़ा। उसका चाकू सीधा जैक को जा लगा। ये देख वो सब हैरान रह गए। तभी जैक के मुंह से खून निकलने लगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि के ने जैक पे एक अनअवॉइडेबल हमला कर दिया था। जैक का हाथ गालियां देते हुए चिल्लाए जा रहा था, वहीं उसके पीछे बैठे आंख और दिमाग उसे वो दिक्कत खुद से ही फिगर आउट करने को बोल रहे थे। के हमले की वजह से जैक के रिफ्लेक्सेस ने बिना दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम दिए अपने आप ही रिएक्ट कर दिया था, और उसके पैनिक में जैक ने गलती से अपनी जीभ काट ली थी। मियोंग और बोल कट भी ये देख हैरान थे। जेक ने के का चाकू अपनी हथेली से रोक दिया था, लेकिन के का चाकू उसकी हथेली के पूरा आर पार हो चुका था। ये देख जेक परेशान होते हुए सोचने लगा कि अगर मैं थोड़ा सा भी स्लो होता तो हथेली की जगह मेरा दिल होता। मेरी जीभ इतना ज्यादा दर्द कर रही है कि मुझे पता भी नहीं है कि और कहाँ दर्द हो रहा है। जेक अपना बाकी दर्द भले ही भूल गया हो, लेकिन उसके हाथ को वो दर्द पूरा फील हो रहा था। वहीं के भी किसी बात से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तभी मियोंग और बोलकट ने उसके हाथ पे कुछ नोटिस किया। के हाथ पे भी एक घाव लग चुका था जिससे खून निकल रहा था। ये देख जेक सरप्राइज होकर सोचने लगा कि आखिर इसका खून क्यों निकल रहा है। मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन शायद जब मेरा हाथ रिफ्लेक्स के चलते बचाव में आगे आया था, तब उसमें पकड़ा हुआ चाकू उड़ गया और के हाथ को कट लग गया। वहीं मियोंग भौचक्का होते हुए सोच रहा था कि आखिर जेक ने यह किया भी कैसे। उस छोटे से मोमेंट में उसने चाकू फेंक कर अपने ओपोनेंट के राइट हैंड को घायल कर दिया, और ऊपर से उसका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फेंका हुआ चाकू के पीछे जा लगा है। बोलकट भी ये देख इंप्रेस हो गया कि जैक आखिर तक के की पीठ को ही एम कर रहा था। मियोंग ने भी कहा कि जैक ने यह पक्का जानबूझकर किया है। उसने स्ट्राइक करने के लिए ओपोनेंट की कमजोरी ढूंढ ली और साथ में अपनी कला दिखाना भी नहीं भूला। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसके पास मास्टर होचो सुरुदोई का चाकू क्यों है। वहीं उन सब की बातों से बेखबर जेक परेशान होकर सोच रहा था कि साला ये चाकू उड़कर वहां कैसे चला गया, अब मैं क्या यूज करूंगा। तभी सामने से के बोलने लगा कि यह बहुत ही बचकाना है। क्या तुमने जानबूझकर वो चाकू मेरी पीठ पीछे फेंका था? जेक ने भी अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन केई बोलने लगा कि लगता है तुम उन बंदों में से हो जो अपने हमले में स्टोरी और आर्ट छिपाते हैं, लेकिन क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हथियार खोते ही किलर का खेल खत्म हो जाता है? ये सुन जेक ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्या। फिर उसने अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए ना में जवाब देकर पूछा कि तो क्या हो गया? क्या तुम ये बोल रहे हो कि मैं हार गया? हम दोनों का ही खून निकल रहा है, इस हिसाब से तो गेम ओवर हो जानी चाहिए। के भी उसकी बातें सुन इरिटेट हो गया। उसने जेक के हाथ से अपना चाकू वापस खींच लिया। ये देख जेक दर्द के मारे चिल्लाने लगा। के ने उससे कहा कि जब तुम द वाइल्ड डॉग्स में हो तो मेरी इस बात को याद रखना। इतना बोल वो वहां से निकल गया। जेक भी उसकी बात सुन सरप्राइज हो गया। तभी उसके पास खड़ा बोलकट खुश होकर उछलते हुए बोलने लगा कि मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। मियोंग ने भी वहां से निकल रहे केई से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? केई ने उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए कहा कि तुम अपने काम से काम रखो कमीने। वहीं जेक हैरान होकर खुद से पूछ रहा था कि क्या मैंने ये कर दिखाया? तभी वो बोलकट उसके सामने आकर बोलने लगा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है ह्योंग। दरअसल इस बंदे का नाम ह्योंग होता है और ये वाइल्ड डॉग्स का यंगेस्ट मेंबर है। इस नाम का कोरियन में मतलब होता है नफरत करना। जेक उससे पूछने लगा कि तुम अभी से मुझसे नफरत क्यों करते हो? फिर मियोंग ने भी उसे अपना नाम बताते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया। मियोंग भी वाइल्ड डॉग्स का किलर था। उसने जेक से कहा कि तुम सही थे, बॉस को तुम पसंद आ गए हो, और ये एक तरह से ये जानने की टेस्ट थी कि तुम कौन हो। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा शो दिखाओगे। लेकिन जेक को अपनी कोई हरकत याद नहीं थी, उसे तो सिर्फ अपना खून निकलना ही याद था। मियोंग ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए वाइल्ड डॉग्स में वेलकम किया। जेक भी ये देख इमोशनल होते हुए मन ही मन सेरिन, शीम और टीचर से बोलने लगा कि मैंने कर दिखाया। इतना सोच वो भी मियोंग से हाथ मिलाकर कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी वो होश खोकर नीचे गिरने लगा। ये देख मियोंग ने परेशान होते हुए पूछा कि
ये अचानक से बेहोश क्यों हो गया? पास खड़े हियोंग ने पूछा कि क्या तुम्हें उसके हाथ से निकल रहा खून नहीं दिख रहा? फिर मियोंग ने चैन की सांस लेते हुए सोचा कि फॉर्चुनेटली केई का चाकू दोबारा से नहीं छिना गया। हियोंग ने उससे पूछा कि क्या हमें अभी के लिए इसे अपने हाइडआउट पे मूव कर देना चाहिए? मियोंग ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। इसके बाद सीन किसी स्ट्रीट पे शिफ्ट होता है जहां केई चलते हुए कहीं जा रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ओसेयोम कंपनी का चेयरमैन यानी कि सियोंग अपने सामने खड़े 3 बंदों से बोल रहा था कि अब से तुम द वाइल्ड डॉग्स के प्राउड मेंबर्स हो। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें कोई बड़ा रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपने एम्बिशंस बता सकते हो। सामने खड़े मियोंग और दूसरे बंदे ने बताया कि हमारा ऐसा कोई रिजॉल्व नहीं है। तभी केई बोलने लगा कि 2 बार, मैं अपना हथियार 2 बार छिना जाने नहीं दूंगा। ये सुन सियोंग हैरान रह गया। वो पूछने लगा कि लेकिन लोग तो यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना कि मैं कभी भी छिना जाने नहीं दूंगा। सामने से केई ने कहा कि एक बार रखना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। फिर हमें कुछ वक्त बाद किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहां मियोंग और केई कुछ बंदों को खत्म करने के बाद आराम से बैठे हुए थे। मियोंग चैन की सांस लेते हुए केई के काम की तारीफ कर बाकी बंदों को गाली दे रहा था। फिर वो केई के हाथ में पकड़े चाकू को देख बोलने लगा कि ये तो उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन तुम इसे काफी लंबे वक्त से यूज कर रहे हो। केई ने बताया कि बस ये तो कभी मुझसे खोया ही नहीं। मियोंग भी उसकी बात सुन बोलने लगा कि वो प्रॉमिस करने के बाद तो तुम अपना हथियार कभी नहीं खोगे, राइट? वैसे वो लाइन क्या थी? एक किलर का खेल उसका हथियार खोते ही खत्म हो जाता है। हियोंग भी हमेशा यही बात बोलता है। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा हथियार 2 बार छीन लिया जाए? तब तुम क्या करोगे? केई ने अपने चाकू को देखते हुए कहा कि वैसा कभी नहीं होगा। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हथियार छीनने की बात याद कर केई के मुंह से गाली निकल गई। इसके बाद सीन किसी अनजान जगह पे शिफ्ट होता है जहां कोई जेक को आवाज लगा रहा था। जेक को ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी के गोद में सोया हो और उसके कान में गाना गाया जा रहा हो। उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आराम से उसका पिछवाड़ा थपथपाते हुए आवाज लगा रहा था, जैसे कि कोई सुंदर परी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। उसके पास मोबाइल में कोई गाना चल रहा था और साथ ही चौंगुकजा नाम की खाने की डिश की खुशबू आ रही थी। किसी के गोद में लेटे उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपने घर में हो, और साथ ही उसे ऐसा फील हुआ कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे अपनी बाहों में पकड़कर बैठी है। तभी उसकी आंख पूरी खुल गई और उसने देखा कि उसके सामने बैठा मियोंग उसे आवाज लगा रहा था, और उसे जो खुशबू चोंगुकजा की लग रही थी वो मियोंग के मोजे से आ रही थी। उसने मियोंग से अपने पिछवाड़े से हाथ हटाने को कहा। फिर वो वैसे ही मियोंग की गोद में लेटा पूछने लगा कि लेकिन मैं हूं कहाँ? मियोंग ने बताया कि इस जगह को द फील्ड्स कहा जाता है। ये द वाइल्ड डॉग्स का हाइड आउट है और ये मेरा कमरा है। जेक ने भी अपने हाथ पे लगी पट्टी देख उसे थैंक यू कहा। मियोंग ने कहा कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहां पर कोई लेडी आ गई। वो जेक को होश में आ चुका देख सरप्राइज हो गई। मियोंग ने जेक को बताया कि यह है वाइल्ड डॉग्स की मैनेजर मिस योना। दरअसल इस लेडी का नाम होता है मिस योना और ये वाइल्ड डॉग्स की मैनेजर है। जेक भी योना की खूबसूरती देख इंप्रेस होते हुए पूछने लगा कि क्या तुम लोगों की मैनेजर भी है? मियोंग ने बताया कि ये स्केड्यूल और कंडीशन मैनेजमेंट जैसी चीजें हैंडल करती है। तभी जेक को कुछ बात हिट हुई। वो मियोंग के योना को मिस बुलाने पर सोचने लगा कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है? वहीं मियोंग भी योना को मिस बुलाते हुए बोल रहा था कि तुम काफी मेहनत करती हो। तभी योना ने उसे लात मारते हुए कहा कि उम्र में कुछ साल के डिफरेंस की वजह से तुम्हें मुझे हमेशा मिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मियोंग ने भी खुद को करेक्ट करते हुए कहा कि ठीक है मिस योना। ये सुन योना ने उसे फिर से लात मारते हुए कहा कि अगर तुमने ये जारी रखा तो तुम्हें 1 महीने के लिए डिनर नहीं मिलेगा। फिर वो मियोंग के मुंह पे कॉफी डालते हुए मुस्कुराकर बोलने लगी कि प्लीज कॉफी का टेम्परेचर चेक कर लो ताकि न्यूकमर एजेंट की जीभ ना जल जाए। जेक भी उनकी ये सब हरकतें देख रहा था। वो बाहर से तो हंस रहा था लेकिन मन ही मन परेशान होते हुए सोच रहा था कि क्या मैनेजर होना ऐसा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो साइड में जाकर किसी को कॉल करने लगा। उसने लीडर शीम को कॉल लगा दिया था। सामने से शीम कॉल उठाकर पूछने लगी कि वहां पर क्या हुआ था। हम तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे और तुम्हारा ट्रैकिंग भी कट ऑफ हो चुका था। जेक ने बताया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं सक्सेसफुल रहा। ये सुन शीम पूछने लगी कि क्या वाकई में? जेक ने बताया कि मेरे पास दुबिन का चाकू था और उस चाकू की वजह से उन लोगों ने गलती से मुझे एक किलर समझ लिया और मुझे रिक्रूट करने की कोशिश की। फिलहाल मैं वाइल्ड डॉग्स के हाइड आउट में हूं। ये सुन शीम खुश होते हुए बोलने लगी कि मुझे पता था कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी उस चाकू को ज्यादा बाहर मत निकालना ताकि जिस बंदे ने दुबिन को मारा था वो उसे पहचान ना ले। जेक ने भी उसे ठीक है कहा। शीम ने आगे बताया कि अभी के लिए जितना हो सके उतना उनके बीच घुल मिल जाओ, उनके सारे काम में कोऑपरेट करो और साथी बनाओ। जेक ने भी उसकी बात समझते हुए बताया कि मैं अभी के लिए ज्यादा देर बात नहीं कर सकता।
द वाइल्ड डॉग्स के एक मेंबर मुझे यहाँ का सिस्टम एक्सप्लेन करने वाला है। शीम ने भी उसे ठीक है बोलते हुए कहा कि अगली बार कांटेक्ट जब तुम अकेले हो तब संभल कर करना। हम तुमसे सेफली कांटेक्ट करने का कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ लेंगे। शायद फील्ड वर्क तुम्हें सूट करता है। तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो एजेंट जेक। जेक ने भी प्राउड फील करते हुए उसे थैंक यू कहा और बताया कि मैं बाकी इन्फॉर्मेशन अगले कॉल पे दूंगा। शीम ने भी उसे ठीक है बोलते हुए कॉल काट दिया। फिर वो अपने सामने बैठे सैरिन और टीचर को देखने लगी। उन दोनों ने जेक की फोटो और अगरबत्ती के साथ उसे श्रद्धांजलि देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सैरिन ने पूछा कि क्या हमें इसे साफ कर देना चाहिए। शीम ने भी उनसे वो सब तुरंत ही साफ करने को कहा। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये मान हुआ पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ताकि इसका अगला पार्ट मैं आपके लिए जल्द ही ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।